नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 को समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 की ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे, और जो 2 टॉपिक कवर किए हैं उसमें हमने किया था खेल आयोजनों का कार्य, जिसमें हमने बात की थी प्लानिंग की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 टॉपिक जो थे उन पे हमने बहुत अच्छे से बात की थी और समझा था कि खेल आयोजनों का कार्य मतलब किस प्रकार से ये खेल जब कोई आयोजित किया जाता है, जब कोई टूर्नामेंट, जब कोई इवेंट आयोजित किया जाता है तो किस प्रकार से ये कार्य करते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमने जाना था विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां। इसमें हमने अलग अलग प्रकार की कमेटियों के बारे में पढ़ा था कि टूर्नामेंट से पहले कौन कौन सी कमेटियां होती हैं, टूर्नामेंट के बाद कौन कौन सी कमेटी होती हैं और टूर्नामेंट के दौरान कौन सी कमेटी होती हैं। तो हमने 3 प्रकार की कमेटियां पढ़ी थी और उनकी जिम्मेदारियां। तो ये दोनों जो टॉपिक हमने किए थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट ने वो टॉपिक नहीं देखी है, यानी कि उससे संबंधित जो वीडियो मैंने बनाई है वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो देख सकते हैं, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के प्रति वो बनी रहे। और सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके शुरुआत के विषयों को समझना, और यदि आप लोग वो स्किप कर देंगे तो आप लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे शुरुआत के विषय। इसीलिए तो ज़रूरी है कि आप लोग स्टार्टिंग से समझते हुए चलें चैप्टर को, ताकि आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाएँ और आप एक बेटर आंसर लिख पाएँ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि आज हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट का अर्थ। क्योंकि आपने देखा होगा नॉकआउट, लीग, टूर्नामेंट, फिक्सचर, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले टूर्नामेंट को जानेंगे कि टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट के प्रकार, जिसमें 2 प्रकार आपके लगे हैं, पहला नॉकआउट टूर्नामेंट एंड सेकेंड लीग टूर्नामेंट। तो इन 2 टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे और इनका किस प्रकार से फिक्सचर ड्रॉ होता है उसको सीखेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि फिक्सचर हम जानेंगे क्या होता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो ये आज के जो मेन टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें इन तीनों को ही हम कवर करेंगे। और टॉपिक की बात करूं तो ये तीनों जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फिक्सचर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है आपसे, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। आप इस क्वेश्चन में कम लिख के पूरे मार्क्स ले सकते हैं, और आई थिंक ये जो क्वेश्चन होता है वो 5 से 6 मार्क्स का आता है। तो आप लोगों को फिक्सर ड्रॉ करना सीखना है। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले हम टूर्नामेंट के अर्थ को समझते हैं। टूर्नामेंट का अर्थ होता है मैचों की वह श्रृंखला जिसके अंत में केवल एक टीम विजयी होती है और बाकी टीम मैच हार जाती है। यानी कि टूर्नामेंट का अर्थ होता है कि मैचों की वह श्रृंखला जिसमें केवल एक टीम ही मैच जीतती है और बाकी जो टीमें हैं वो मैच हार जाती हैं। आपने बहुत सारे टूर्नामेंट देखे होंगे, क्रिकेट हो गया या कोई भी टूर्नामेंट क्यों ना हो गया हो, आपने देखा होगा कि शुरुआत में क्या होता है कि बहुत सारी टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि खेलती हैं। तो शुरुआत में तो होता है 5 से 6 टीम पार्टिसिपेट करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टीमों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है, और लास्ट में केवल एक टीम ही विजयी होती है। तो ये क्या हो गया, ये टूर्नामेंट हो गया है जिसमें मैच तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन जीतेगा कौन, केवल एक ही टीम जीतेगी, केवल एक ही टीम विजयी होगी और बाकी जो टीमें हैं वो मैच से बाहर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अगर कोई भी टूर्नामेंट देखा है तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से आप लोग कोई भी टूर्नामेंट देख सकते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देख पाएँ, ठीक है। कोई भी टूर्नामेंट आप देखिए, शुरुआत में आप देखेंगे बहुत सारी टीमें होती है, लेकिन जैसे जैसे मैचों की संख्या बढ़ती है टीमें कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो टूर्नामेंट का मतलब क्या है कि मैचों की वो श्रृंखला जिसके अंत में केवल एक टीम ही विजयी होती है और बाकी टीमें जो हैं
बात कर रही है हमने टूर्नामेंट की। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की बात कर रहे हैं तो टूर्नामेंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार के टूर्नामेंट लगे हुए हैं, जिसमें से एक है नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर मैं बात करूं नॉकआउट टूर्नामेंट की तो सबसे ज़्यादा इजी होता है ये टूर्नामेंट। मतलब आप लोग केवल इसे एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएगा कि इतना ज़्यादा सिंपल है ये। तो क्या होता है इस टूर्नामेंट में, समझते हैं। इस टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वह बाहर हो जाती है और केवल जीतने वाली ही टीम मैच में बनी रहती है। यानी कि जो टीम मैच में हार जाती है वो बाहर हो जाती है और केवल जीतने वाली टीम ही मैच में या टूर्नामेंट में बनी रहती है। हारने वाली टीम को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता। देखा आपने कितना सिंपल है ये, कि जो टीम मैच हार जाती है वह बाहर हो जाती है और केवल जीतने वाली टीम ही मैच में बनी रहती है। यानी कि मान लीजिए और स्टार्टिंग में 7-8 टीमें जो हैं वो खेलना स्टार्ट करती हैं। एक एक जो टीम हारती गई वो क्या होगा, टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी। जब टूर्नामेंट से बाहर होती जाएगी तो एक राउंड ऐसा आएगा जिसमें केवल 1 या 2 टीम ही बचेंगी, उनका आपस में मैच होगा, उसमें से जो जीतेगा वो विनर कहलाएगा। तो बहुत सिंपल टूर्नामेंट है ये। जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, जीतने वाली टीम केवल अंदर रहती है और हारने वाली टीम को कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाता। ये बात की हमने नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब हमने नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर ली, अब हम इसके लाभ की बात करते हैं। यानी कि क्या होता है ना, काफ़ी बार आपने देखा होगा हर एक चीज़ के लाभ और हानि तो होती हैं, वैसे ही टूर्नामेंट के लाभ और हानियाँ हैं कि ये टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो इनके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं और किन उद्देश्यों से इन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की। अगर मैं बात करूं उद्देश्य में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में 5 से 6 टीमें अगर खेलती हैं और कोई एक टीम विजय कहलाती है, तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि ये जो टीम है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ दल है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या हो जाएगा, ये टीम, इस टीम को सर्वश्रेष्ठ दल का जो एक टैग है वो मिल जाएगा। और जिन्होंने भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है उनको क्या पता चलेगा कि ये जो टीम है उनको एक सर्वश्रेष्ठ दल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि दर्शकों का मनोरंजन करना। हम सभी जानते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट्स यानी कि स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो गया है, ठीक है, फुटबॉल हो गया है, या कोई भी आपके माइंड में कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है इस समय, तो आप सभी देखेंगे कि कोई भी टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज होता है तो वो किसके लिए होता है, दर्शकों के लिए। अगर दर्शक ही नहीं देखने जाएंगे तो क्या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। दूसरा उद्देश्य है दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। तीसरा उद्देश्य है भाईचारे की भावना का विकास करना। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा तो नहीं होता कि केवल एक ही एरिया के लोग आते हैं उस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, नहीं। आपने देखा होगा अलग अलग एरिया से लोग आते हैं। ठीक है, तो जब वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो सारे क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं एक जगह पे। जब वो एक जगह पे सभी लोग मिलते हैं तो इससे क्या होता है, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं खेल के प्रति, इससे उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है। ठीक है, तो तीसरा उद्देश्य है हमारा भाईचारे की भावना का विकास करना। चौथा उद्देश्य है हमारा बेहतर खेल प्रदर्शन। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि एक बार जब बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उनको क्या भय रहता है कि अगर हम मैच हार जाते हैं, मान लीजिए अगर हम फर्स्ट राउंड में ही मैच हार जाते हैं तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। जब हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे तो उसके बाद तो कोई मैच नहीं होगा। इस डर से क्या होता है, जो टीमें होती हैं वो अपना बेहतर प्रदर्शन देती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम हार गए तो हमें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। इसी के भय से वो अपना जो खेल प्रदर्शन होता है वो बेहतर करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उद्देश्य कि किन किन उद्देश्य से नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाभ की।
लाभ में अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला लाभ है, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है मैचों की जल्दी समाप्ति। नॉकआउट टूर्नामेंट के सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें मैचों की जो समाप्ति होती है वो बहुत जल्दी होती है, क्योंकि टीमों की संख्या कम होती है, पहली बात। सेकेंड है कि जब टीमों की संख्या कम होती है तो राउंड जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। जब राउंड जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं तो मैच क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और मैच कम हो जाते हैं तो मैचों की समाप्ति भी जल्दी हो जाती है। तो पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ है श्रेष्ठ प्रदर्शन। सभी टीमों को ये डर रहता है कि अगर हम मैच हार जाते हैं तो हमें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। जब उनको ये डर रहता है तो वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं टूर्नामेंट में। ठीक है। तीसरा है समय की बचत। आपने देखा कि ये जो टूर्नामेंट होते हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो जब ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, इनकी समय की बचत होती है। यानी कि टीमें की संख्या पहली बात तो कम होती है। क्यों? क्योंकि हर एक राउंड में एक एक टीम बाहर होती जाती है। जब हर एक राउंड में हर एक टीम बाहर होती जाएगी तो इससे क्या होगा कि टूर्नामेंट और मैचों की संख्या कम हो जाएगी। जब मैचों की संख्या कम होगी तो समय की बचत होगी। जितने भी दर्शक वहाँ पे आए होंगे उनका सभी का समय बचेगा। ठीक है। चौथा है कम खर्चीले होते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार के जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो कम खर्चीले होते हैं। क्यों? क्योंकि टीमों की संख्या कम होती है, राउंड्स कम होते हैं, उसमें लगने वाले जो साधन है, जो संसाधन है, जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो टूर्नामेंट है वो कम खर्चीले होते हैं। तो हमने अभी बात की लाभ की कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट हैं अगर वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो उनके क्या क्या लाभ हैं। पहला, मैचों की समाप्ति, श्रेष्ठ प्रदर्शन, समय की बचत और कम खर्चीले। तो ये तो हमने बात की उद्देश्य और लाभ की। अब हमारा बाकी है हानियाँ, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो उनकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर हम हानियों में बात करें तो पहली है इंटरेस्ट की कमी। यानी कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं अच्छी नहीं है या हानि के रूप में है, वो ये कि अगर कोई भी अच्छा प्लेयर अगर वो पहले राउंड में ही अपने प्रदर्शन के कारण नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाता, हार जाता है, तो उसको पहले राउंड में ही टूर्नामेंट के बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि वो अच्छा प्लेयर है। इससे क्या होगा, मान लीजिए अच्छा प्लेयर है या फिर अच्छी कोई टीम है, लेकिन वो पहले राउंड में अच्छे से नहीं खेल पाई किसी भी कारणवश, तो क्या होगा, टूर्नामेंट से बाहर। जब वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो बाकी की जो टीमें हैं, मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रही हैं, वो तो चली जाएंगी नेक्स्ट राउंड में। जब वो नेक्स्ट राउंड में चली जाएंगी तो जितने भी दर्शक उसको देखने के लिए आए होंगे, क्या उनको उस टूर्नामेंट के प्रति रुचि उत्पन्न होगी? क्या उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कमज़ोर टीम ही आगे जाएंगी, कमज़ोर टीम ही खेलेंगी, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि कम मैच। मैंने आपको पहले बताया था कि कम मैच होते हैं, जल्दी समाप्ति होती है। हानि भी इसकी बहुत बड़ी यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम मैच होते हैं, जल्दी जल्दी मैच ख़त्म होते हैं। ठीक है। अत्यधिक दबाव। मैच कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। अब क्या होता है, मैच की संख्या तो कम होती है लेकिन टीमों की संख्या ज़्यादा होती है। जब टीमों की संख्या ज़्यादा होती है तो प्रेशर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सभी को अपनी नेक्स्ट राउंड में जगह बनानी है। जब सभी को अपनी जगह बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो आएगा ही। इसीलिए तो क्या होता है, उनके अंदर अत्यधिक, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं इस प्रकार के टूर्नामेंट में, उनके अंदर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं कई बार शुरुआती राउंड में ही वो मैच हार जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर होना पड़ जाता है, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका काफ़ी बार चयन नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके बाद कमज़ोर टीमें जो हैं वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो अगले राउंड में या अंतिम दौर में प्रवेश कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी टीमें हैं वो सारी बाहर हो चुकी होती है। केवल कुछ ही टीम्स ऐसी होती हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रही हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो फाइनल्स में पहुंच जाती हैं। तो ये तो कुछ हो गए हैं इसकी हानियाँ, कि अगर मतलब आपने देखा होगा जब खिलाड़ी कमज़ोर है तो दर्शकों की इंटरेस्ट कम होगा उसमें, तो इंटरेस्ट की कमी, कम मैच, अत्यधिक दबाव, प्रतिभाशाली खिलाड़ी का चयन ना हो पाना, एंड फिफ्थ इज कमज़ोर टीम का फाइनल्स में प्रवेश करना। ये तो हो गया है हानियाँ।
आपने देखा कि कितनी सारी हानियां हैं, क्या क्या अगर इस प्रकार के कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं अपने आसपास। आप लोग ना एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपने आसपास ना कोई भी एक टूर्नामेंट को देखिए, जहाँ पे भी मतलब कोई भी अपने आसपास, अगर आसपास नहीं आप जाते हैं तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप कोई भी टूर्नामेंट ले लेना है आपको ना वो देखना है कि वो किस प्रकार का है, वो नॉकआउट है या फिर वो लीग है। मैंने नॉकआउट तो आपको बता दिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, उसके लाभ भी बता दिए, हानि भी। तो आपको सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करनी है। लीग की अब हम बात करते हैं। लीग की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। हम लोग ना फिक्सचर पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नॉकआउट पद्धति से 2 फिक्सचर लगे हुए हैं और लीग आउट जो पद्धति है उससे 2 फिक्सचर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम फिक्सचर की बात कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से, अगर पेपर में आता है फिक्सचर ड्रॉ करना, तो किस प्रकार से ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम जानेंगे नॉकआउट का फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नॉकआउट का फिक्सचर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन इवन नंबर का। इवन नंबर का मतलब है कि सम संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 12 इस प्रकार से होती हैं। यानी कि जैसे एग्जाम में अगर आपको दे दिया जाए 8 टीम का फिक्सचर तैयार करिए, तो किस प्रकार से करेंगे आप, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है कि 8 टीमों का फिक्सचर तैयार करिए, 8 टीमों का फिक्सचर तैयार करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टीम है टीमों की संख्या लिखनी है, यानी कि 8। फिर आपको लिखना है ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों हाफ में 4 टीमें शामिल हैं। तो क्या होगा, ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें होंगी, 2 और 4, और जो कनिष्ठ अर्ध होगा यानी कि जो निचला अर्ध होगा उसमें टीमों की संख्या 4 होगी। ठीक है, तो दोनों में आपको एक चीज़ इवन की सबसे ज़्यादा इजी होती है, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना होता। अगर कोई इवन नंबर दिया है तो आप डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। अगर 8 है तो 4 4, 12 है तो 6 6, 16 है तो 8 8, इस प्रकार से। तो इसमें कोई फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूले की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब कोई ऑड नंबर होता है। मान लीजिए 9 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 15 है, इस प्रकार से। तो जब भी ऐसी संख्याएं होंगी तब मैं आपको कुछ फॉर्मूले सजेस्ट करूंगी जो आपको वहां पुट करके आपको टीमों की संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इवन नंबर की अगर कोई भी टीम आप फिक्सचर ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको सिंपली आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टीमों की संख्या लिखनी है, ऊपरी अर्ध में आपको बताना है कितनी टीमों की संख्या है और निचले हाफ में कितने टीमों की संख्या है। ये 3 चीज़ें लिख ली हमने। अब हम बात करते हैं इसका फिक्सचर किस प्रकार से ड्रॉ होगा। जैसे कि सब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने कुल 8 टीमें ली थी। तो इसमें हमने टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, एफ, जी, एच, ये हो गई हमारी कुल 8 टीमें। अब हम ये राउंड हो जाएगा राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। तो 8 टीमें लिए हैं, राउंड कितने होंगे, कुल 3 राउंड होंगे। सबसे पहले राउंड में टीम ए और बी खेलेगी और सी और डी, इसी प्रकार से ई और एफ और जी और एच, ये टीमें जो हैं वो पहले राउंड में एक दूसरे के साथ खेलेंगी। फिर फर्स्ट राउंड में तो इनके बीच मैच हुआ। अब टीम ए और बी में से जो जीतता है, मान लीजिए ए और बी में से अगर मैच होता है तो ए जो है वो जीतता है तो वो राउंड नंबर 2 में जाएगी आगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें से सी जीतता है तो सी जो है वो राउंड नंबर 2 में प्रवेश कर जाएगा। और ई और एफ में होता है तो जो एफ था वो जीत जाता है, तो जीतने के बाद उसको नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो जी है, जी भी जीत जाता है तो वो भी राउंड नंबर 2 में प्रवेश कर सकता है। अब 4 टीमें कुल जो हैं वो 2nd राउंड में गई हैं। अब हम बात करते हैं 2nd राउंड में किन किन के बीच मैच होगा। 2nd राउंड में जो भी टीम्स गई थी ए और सी, इनके बीच आपस में मैच होगा। उसके बाद कनिष्ठ अर्ध की हम बात करें तो एफ और जी में मैच होगा। इसमें से जो विजयी होगा हो सकता है वो सी हो, और इसमें से इन दोनों में जो एफ और जी में मैच हुआ तो उसमें से जी जो है वो जीत जाता है। अब हमारे पास 2 टीमें हैं सी और जी।
सी और जी में आपस में मैच होगा, इनमें से 2 टीमें जीतती है, वो टीम क्या कहलाएगी? विनर। वो विनर सी भी हो सकती है और विनर जी भी। तो इस प्रकार से ये हो गया है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फिक्सचर है। और ये मैंने 8 टीमों का ड्रॉ किया था। आप लोग चाहें तो 10 टीमों का ड्रॉ कर सकते हैं। 10 टीमों का ड्रॉ करेंगे तो आपको बाय देनी पड़ेगी। बाय मैं सिखाऊंगी कैसे देते हैं। तो आप लोग 12 टीमों का ड्रॉ कर सकते हैं, 16 टीमों का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 14 का भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बाय देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट की, जिसे हम प्यार से राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी जानेंगे आगे कि इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फिक्सचर हैं जिसके आधार पर इसका जो नाम है वो राउंड रॉबिन रख दिया गया है, ठीक है। कुछ फिक्सचर हैं तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे आप जानेंगे, समझेंगे तो आप खुद ही इसे रिलेट कर पाएंगे कि इसका नाम राउंड रॉबिन क्यों रखा गया। तो काफ़ी बार पेपर में आ जाता है कि लीग आउट टूर्नामेंट वो ना देके वो आपसे पूछ लेते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लाभ तथा हानियों का उल्लेख करें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट का ही एक अन्य नाम है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको वो लोग कुछ ऑप्शंस में दे देंगे, उसमें बोलेंगे लीग आउट टूर्नामेंट का अन्य नाम क्या है। तो आपको लीग टूर्नामेंट का अन्य नाम याद रखना है राउंड रॉबिन, ठीक है। ये हो गया है हमारा राउंड रॉबिन का जो दूसरा नाम है उससे संबंधित क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट होता क्या है। लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार अवश्य मैच खेलती है, ठीक है। यानी कि लीग टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें भाग लेने वाली जो प्रत्येक टीम है वो दूसरी टीमों के साथ एक बार मैच जरूर खेलती है, ठीक है। मान लीजिए इस टूर्नामेंट में, यानी कि जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें 8 से 9 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। 8 से 9 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। तो क्या होगा, जितनी भी टीमें होंगी, मतलब 8 से 9 जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो आपस में एक बार तो अवश्य खेलेंगी, ठीक है। यानी कि वो पहले राउंड में भी वो एक बार खेल सकती है। मान लीजिए पहले राउंड में पहली नंबर टीम है वो दूसरे के साथ खेलती है, दूसरी तीसरे के साथ। तो इसी प्रकार से इसके फिक्सचर भी ड्रॉ होंगे। तो क्या होता है लीग टूर्नामेंट में कि एक टीम जो है वो प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक बार तो मैच जो है वो अवश्य खेलती है, ठीक है। लेकिन हमने नॉकआउट में जाना था। नॉकआउट में क्या था? ऐसा नहीं था। नॉकआउट में सारी टीमें खेलती हैं, लेकिन जो टीम मैच हार जाती है वो बाहर हो जाती है, ठीक है। और लीग आउट टूर्नामेंट की एक बहुत अच्छी बात है कि जो टीम मैच हार जाती है वो बाहर नहीं होती, उसको ना दूसरी टीमों के साथ खेलने का मौका दिया जाता है। जब तक सारी टीमें एक दूसरे के साथ मैच नहीं खेल लेती हैं तब तक जो टूर्नामेंट होता है, जो मैच होती है, उसकी समाप्ति नहीं होती है। मान लीजिए 8 टीम अगर पार्टिसिपेट करती हैं किसी टूर्नामेंट में, लीग टूर्नामेंट में, तो 8 टीम जब तक एक दूसरे के साथ एक एक बार नहीं खेल लेंगी तब तक टूर्नामेंट की समाप्ति नहीं होगी। और अगर 8 टीमों में से कोई भी एक टीम हार जाती है एक राउंड में या दूसरे राउंड में, तो उसको डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता, उसको टूर्नामेंट के अंदर ही रखा जाता है। दूसरी टीमों के साथ एक बार उसका और मैच कराया जाता है, फिर उसको टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लीग टूर्नामेंट। विजेता जो होता है वो हार जीत से प्राप्त होने वाले अंक के आधार पर घोषित होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी टीम होती है उसको डायरेक्टली, यानी कि एक राउंड में वो हार गई है उसको तुरंत बाहर नहीं करते, वो लोग एक चांस और देते हैं, ठीक है। और जो विजेता होता है, यानी कि जो विनर होता है, वो हार जीत से प्राप्त होने वाले जो अंक हैं उनके आधार पर घोषित होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं लीग टूर्नामेंट कि जिसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम जो है वो एक दूसरी टीम के साथ अवश्य मैच खेलती है, और जो विजेता टीम होती है वो हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होता है। तो ये हो गया हमारा लीग टूर्नामेंट। अब हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट के प्रकार की। लीग टूर्नामेंट के 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है इसका सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। तो सिंगल लीग और डबल लीग को हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं।
सिंगल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें सभी टीम अन्य टीमों के साथ एक बार मैच खेलती है। यानी कि आपको नाम से ही इसका अर्थ पता चल ही रहा है कि जो टीम अन्य टीमों से केवल एक बार मैच खेलती है। ठीक है, सिंगल यानी कि केवल जितनी भी टीमें हैं, मान लीजिए 8 टीमें हैं, 9 टीमें हैं, तो जितनी ये टीमें हैं ना, ये एक एक बार ही मैच खेलेंगे एक साथ। मतलब एक जितनी भी टीमें हैं वो आपस में केवल एक एक बार ही मैच खेलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, इस टूर्नामेंट में सभी जो टीम है वो सभी अन्य टीमों के साथ एक एक बार मैच खेलती हैं। मैच की जो संख्या है वो निर्धारित करने के लिए n-1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने बोला है कि मैच की संख्या, कि कितने मैचों की संख्या होगी उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। n का मतलब हम सभी जानते हैं, नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो कितनी भी टीमों की संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले लीजिए या 10 ले लेते हैं, तो क्या होगा 10 अपॉन इंटू 2, तो -1 क्या हो जाएगा 90। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 10 - 1 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 एंड 90 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 180। तो यानी कि कितने होंगे, मैचों की संख्या कितनी होगी 180 अगर हम 10 लेते हैं। ठीक है, तो ये इस आधार पे मैच की संख्या जो है वो निर्धारित की जाती है। अब हमने लीग टूर्नामेंट की बात सिंगल टूर्नामेंट की बात कर ली कि सिंगल टूर्नामेंट कौन से होते हैं जिसमें जितनी भी टीमें हैं वो सभी एक साथ खेलती हैं केवल एक एक बार। ठीक है, डबल लीग ऑपोजिट है इसके, यानी कि सभी जो टीमें हैं वो अन्य टीमों के साथ 2 बार मैच खेलती हैं। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। डबल यानी कि 2 बार। तो जितनी भी टीमें हैं वो अन्य टीमों के साथ कितनी बार मैच खेलेंगी, 2 बार। और इसमें जो मैच निर्धारित करने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1, सिर्फ n ब्रैकेट में n-1, इसमें 2 नहीं होता। बस आपको याद रखना है, सिंगल में 2 होता है, डबल में 2 नहीं होता है, जो उसका फॉर्मूला है। काफ़ी बार आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डबल लीग और सिंगल लीग का आपको याद रखना है, जिसमें टीम एक बार मैच खेलती है, डबल लीग जिसमें टीम 2 बार मैच खेलती है। सिंपल। ठीक है, तो ये डबल लीग और सिंपल लीग हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ और हानि की। हर एक टूर्नामेंट का लाभ और हानि तो होती ही है। ठीक है, क्योंकि कुछ टूर्नामेंट हमारे लिए भी काफ़ी बार बेनिफिशियल होते हैं, तो कुछ नहीं होते हैं इसी प्रकार से। तो अगर हम लीग टूर्नामेंट की बात करें तो उसके क्या लाभ हैं, तो पहला जो लाभ है वो है टूर्नामेंट का आकर्षण अंत तक बना रहता है। यानी कि आपने देखा इतनी सारी टीम पार्टिसिपेट करती हैं और सारी टीम्स जो है वो एक दूसरे के साथ खेलती हैं, तो जो दर्शक होते हैं उनको क्या होता है, जो उनके अंदर आकर्षण है खेल के प्रति वो है अंत तक बना रहता है। क्यों, क्योंकि वो पता है उन्हें कि सारी टीम एक दूसरे के साथ ज़रूर खेलेंगी। ठीक है, तो वो हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या है, पहला टूर्नामेंट का जो आकर्षण है वो अंत तक बना रहता है। सेकेंड पॉइंट इज सभी टीमों को खेलने का पूरा मौका मिलता है और टीम को हारने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लीग टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें जो टीम हार जाती हैं फिर भी उन्हें बाहर नहीं किया जाता, उन्हें खेलने का पूरा मौका दिया जाता है, ताकि जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो सके। ठीक है, और खेल के प्रति जो उनकी रुचि है उसमें भी वो सुधार कर सके। ठीक है, तो टूर्नामेंट का जो आकर्षण है वो अंत तक बना रहता है, सभी टीमों को पूरा का पूरा खेलने का मौका मिलता है और हारने के बाद टीमों को बाहर नहीं किया जाता। ये हो गए हैं इसके बेनिफिट्स कि क्या क्या लाभ हैं। अब हम बात करते हैं हानि, क्योंकि हर चीज़ की यार लाभ है तो हानियाँ तो होना जायज़ है। तो पहली है धन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैंने कहा था 9 टीम मान लीजिए पार्टिसिपेट करती हैं आपकी। ठीक है, तो 9 टीम जो पार्टिसिपेट करेंगी उसमें क्या होगा, हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। ठीक है,
तो जब हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी और टीम को हारने के बाद भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, सभी टीमों को पूरा खेलने का मौका दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है कि अधिक धन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जितने भी उपकरण होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, अरेंजमेंट, सिटिंग प्लान, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबकी, तो सब चीज़ों को मिला के क्या होता है कि धन की अधिक आवश्यकता होती है इस प्रकार के टूर्नामेंट में। सेकंड, परिणाम देर से आते हैं। अब भाई परिणाम देर से आएंगे तो कॉमन सी बात है कि जब इतनी सारी टीमें खेल रही हैं और सभी टीम आपस में एक एक बार ज़रूर खेलेंगी, अगर डबल लीग हो गया है तो दो दो बार खेलेंगी, तो क्या होता है काफ़ी बार जो परिणाम हैं, जो रिज़ल्ट हैं वो देर से आते हैं, समय अधिक लगता है। बिल्कुल, इस प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं इसमें इतनी सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं कि सभी एक दूसरे के साथ एक एक बार ज़रूर खेलती हैं। जब वो सभी टीमों के साथ एक एक बार खेलती हैं तो इससे क्या होता है कि हर टीम को खेलने का मौका मिलता है, मौका तो मिलता है लेकिन साथ ही साथ समय बहुत अधिक लगता है इस प्रकार के टूर्नामेंट में। फोर्थ है कि खेल अधिकारी तथा खेल ग्राउंड की आवश्यकता अधिक होती है। बिल्कुल, इतनी सारी जब टीमें आपने देखा होगा पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हर एक टीम के लिए अपना एक कोच होगा, हर एक टीम के लिए हर एक खेल अधिकारी होगा। ठीक है, और इतना बड़ा टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसके लिए बड़े ग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, खेल अधिकारी की आवश्यकता और बड़े ग्राउंड की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त खेल उपकरणों की आवश्यकता, मैंने बताया भी आपको कि जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतने ही उपकरण, जितने खेल उपकरणों की आवश्यकता अधिक होगी। तो ये कुछ हानियाँ हैं कि धन की आवश्यकता होती है, परिणाम देर से आते हैं, समय अधिक लगता है और खेल अधिकारी और खेल ग्राउंड की आवश्यकता अधिक होती है, खेल उपकरण की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये सारे लाभ और कुछ हानियाँ हैं, अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो की पॉइंट्स हैं वो याद रहें। हमने बात कर ली लीग टूर्नामेंट की, उसके प्रकार की, उसके लाभ और हानियाँ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बाकी है वो है फिक्सचर। नॉकआउट का हमने तैयार कर लिया था, अब हम बात करेंगे लीग जो है उसका किस प्रकार से फिक्सचर ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक फिक्सचर की। साइक्लिक जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा है, जिसमें साइकिल चलती है, यानी कि गोल ऐसे करके, ऐसे भी हो सकता है, काफ़ी बार ऐसे होता है तो ऐसे करके। ठीक है, तो साइक्लिक फिक्सचर क्या है, जिसमें साइकिल चलती है। ठीक है, तो इसका हम वो समझ लेते हैं कि किस प्रकार से अगर एग्जाम में आता है तो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे टीमों की संख्या, यानी कि टीम की कुल संख्या हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैच की कुल संख्या। मैच की कुल संख्या मैंने आपको निकालना बताया था कि n-1 अपॉन में 2, यानी कि 9 ब्रैकेट में 9-1 अपॉन में 2, यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 9, 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 36, तो यानी कि कुल कितने मैच होंगे, 36, तो 36 मैच होंगे। इसके अलावा हम राउंड निर्धारित कर लेते हैं कितने होंगे। राउंड का मतलब होता है n, तो n मतलब राउंड जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, कुल 9। टीमों की जो संख्या होती है वही राउंड की संख्या होती है। ठीक है, तो हमने निर्धारित हो गया, हमारा टीमों की संख्या है 9, कुल मैच खेले जाएंगे 36 और राउंड कुल कितने होंगे, 9। अब इसका हम फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कुल 9 राउंड होंगे, तो हमने 9 राउंड तक कर लिया है। पहले राउंड की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम जितने भी वो टीम्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, यानी कि आप चाहे किसी प्रकार से लिख लें, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है ना, जिस फॉर्म में आपने ये लिखा है 9वां जो वो होगा वो इसी प्रकार का होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम। अगर 9 राउंड है तो जो पहला राउंड है वो 9वें राउंड के समान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपका सेम होता है तो यानी कि आपका फिक्सचर बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आता है सेम तो आपने कुछ गलती की होगी, ध्यान से इसको ड्रॉ करें। तो हम पहला लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिया है पहला इस प्रकार से राउंड 1।
बी एक 9, हाँ एक और चीज़, हमने 9 लिए थे, मतलब हमारी जो टीमों की संख्या थी वो 9 थी, तो हमें इसमें बाई देनी पड़ेगी, यानी कि बाई हम 1 देंगे। ठीक है, तो बाई हम किस प्रकार से देंगे, बाई की जगह जैसे आप 9 ले रहे हैं, तो 9 की काउंटिंग 9 के इक्वल सामने कौन होगा, 10, लेकिन 10 तो हमारे पास नहीं है, टीम तो 9 है, तो 9 के जो सामने होगा उसको हम बी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 नहीं है तो हमने इसको क्या दिया है, यानी कि वो उसको हमने बाई दी है, तो वो सीधे अब सेकेंड राउंड में खेलेगा, तो 10 का मतलब बी का मतलब बाई। ठीक है, तो बाई दी है हमने। अब ये फर्स्ट राउंड हो गया हमारा। सेकेंड राउंड हमारा होगा बी। जो एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जिसको भी आप बी दे रहे हैं, बी यानी कि बाई वाला जो टीम है वो नहीं चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, वो अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, तो बी तो वैसे ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको साइकिल चलानी है, यानी कि अब आपको 9 को यहाँ लाना है। ठीक है, 8 9 आप देख रहे हैं, 9 यहाँ आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 7 फिर 8 की जगह, 6 7 की जगह, और 5 6 की जगह। ठीक है, 5 6 की जगह आएगा, तो 4 किसकी जगह रहेगा, 5 की जगह, 3 4 की जगह, 2 3 की जगह, 1 2 की जगह, और 1 की जगह 9। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार से ये साइकिल चली है सेकेंड राउंड में, जिसमें इसकी जगह 9 की जगह 8 ने ले लिया, 8 की जगह 7 ने, 7 की जगह 6 ने, 6 की जगह 5 ने, और 5 की जगह 4 ने, 4 की जगह 3 ने, 3 की जगह 2 ने, 2 की जगह 9 ने, सॉरी 2 की जगह 1 ने, और 1 की जगह 9 ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइकिल चल रही है। फिर उसके बाद अब आप देखें, अब आपको पता लग गया होगा, अब आप सॉल्व करें। तो जो जो चीज़ें, बस आपको कुछ नहीं करना है, सबको घुमाना है। 7 सेकेंड राउंड भी हमारा हो गया था। अब थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड में आपने देखा 7, तो 7 ऊपर आ गया। ठीक है, अब 7 ऊपर आ गया, 7 ऊपर आया, उसके बाद क्या था, 6 7 की जगह आ गया, बिल्कुल। फिर जो 6 की जगह 5 आ गया, 5 की जगह 4 आ गया। आप देख सकते हैं यही सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 9, 9 की जगह 8। आप ये देख रहे हैं 9 की जगह 8 था, फिर 1 की जगह 9 आ गया, और 2 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 2। तो इस प्रकार से ये साइकिल चल रही है। उसके बाद हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं फोर्थ राउंड की। आप देख सकते हैं कि जिस टीम को हमने रेस्ट कराया है या बाई दी है, वो अपनी जो स्थिति है उसे चेंज नहीं कर रही है, वो वहीं का वहीं खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राउंड नंबर 4 की। अब 7 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 7 की जगह 6, 6 की जगह 5, 5 की जगह 4, और 4 की जगह 3, 3 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। 3 की जगह पे आप 2 मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 8, और 8 की जगह पे 7। आप देख रहे हैं कि ये सिंपल, मतलब ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे करके गोल। तो हमारा राउंड नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं राउंड नंबर 5 की। अब जो आपने ध्यान से देख ही लिया होगा कि जो टीम्स हैं वो घूम घूम के दूसरे की जगह ले रही हैं, इसी प्रकार से राउंड नंबर 5 में भी है। 5 की जगह 6 हो जाएगा, 5 की जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1। फिर 1 की जगह क्या आ गया, 9, 9 की जगह आ गया 8, 8 की जगह आ गया 7, एंड 7 की जगह आ गया 6। ठीक है, उसी प्रकार से फिर राउंड नंबर 6 में 5 की जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 6, 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, और 1 की जगह 9,
9 की जगह पे 8 हो गया और 8 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 6 एंड 6 की जगह पे 5। आप देख सकते हैं ना कि धीरे धीरे ये अपनी अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके बाद राउंड नंबर 7 में क्या होगा कि 4 की जगह पे अब 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4। ठीक है, तो ये आप देख के समझ ही रहे होंगे, बस ये कुछ नहीं घूम रहा है और नंबर जो है वो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं बस। फिर इसके बाद राउंड नंबर 8 में क्या होगा, 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 हो गया, 1 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 7, 7 जहाँ पे था वहाँ अब 6 हो गया है, 6 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 3। ठीक है, अब 8 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 9वां जो राउंड होगा वो होगा राउंड नंबर 1 के समान। ठीक है, तो जैसा हमने नहीं वो 10वां राउंड होगा। हाँ, आज जो 9वां राउंड होगा वो लास्ट राउंड होगा इसमें। ठीक है, तो राउंड नंबर 9 क्या है, 1 2 सॉरी 1, हाँ तो 2 की जगह पे हो जाएगा 1, 1 की जगह पे हो जाएगा 9, 9 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 7, 7 की जगह पे 6 और जहाँ 6 था वहाँ 5 हो गया, जहाँ 5 था वहाँ 4 एंड जहाँ 4 था वहाँ 3 और जहाँ 3 था वहाँ 2। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये साइकिल चल रही है। ये हर एक जो टीम है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, तो आपको समझ ही आ रहा, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। जैसे इन दोनों ने मतलब ये 8 और 9 पहले राउंड में 9 और जिस टीम को बाई मिली है वो खेलेंगे, फिर 8 और 1, फिर 7 और 2, फिर 6 और 3, फिर 5 और 4, फिर सेकेंड राउंड में 4 और 3, सेकेंड राउंड में फिर से 5 और 2, 6 और 1, 7 और 9, 8 और बी। तो करते करते ऐसे ऐसे करते करते ना आप लास्ट तक देखेंगे जितनी भी टीमें हैं, आपने कितनी कुल टीमें ली थी, 9, 9 जो टीमें हैं वो लास्ट तक आते आते एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से खेल चुके होंगे, मतलब एक एक बार वो खेल ही चुके होंगे हर एक टीम के साथ। तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि लीग में क्या होता है कि हर एक टीम एक अन्य टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेलती है। ठीक है, तो जितनी भी टीमें हैं वो लास्ट राउंड तक आते आते सभी टीम के साथ एक बार मैच तो ज़रूर खेल चुकी होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस साइकिल चलानी है। आपको जितने भी नंबर दिए होंगे आपको पहले वो लिख लेने हैं। ठीक है, लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको उन नंबर को लिखने के बाद आपको बस एक एक नंबर जो है वो पीछे करते जाना है। ठीक है, जैसे इन्होंने किया था, ये 9 था यहाँ पे, तो 9 को इन्होंने यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर 1 को यहाँ कर दिया, 8 को ऊपर कर दिया, 2 को यहाँ कर दिया, 3 को यहाँ 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 ऐसे करते गए। तो बस आपको भी यही ट्रिक यूज़ करनी है और अपना फिक्सचर अच्छे से ड्रॉ करना है। ये फिक्सचर बहुत आसान होता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को ये छोड़ना नहीं है। इसी के साथ एक और फिक्सचर की बात कर लेते हैं जो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जो फिक्सचर है जिसे हम सीढ़ी नुमा फिक्सचर भी बोलते हैं, वो भी बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसमें आपको कुछ बस चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो है कुछ फार्मूला, किस प्रकार से उनको पुट करना है एंड आपका फिक्सचर तैयार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला हम इसमें नंबर ऑफ़ जो मैचेस निकालते हैं वो होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे जो n होगा वो होगा नंबर ऑफ़ टीम्स। आप कोई भी एक अगर पेपर में आता है तो आपको तो बताया ही गया होगा कि इतने टीमों का फिक्सचर तैयार करना है, लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी आप टीम ले सकते हैं और इवन दोनों में से कोई भी जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल हैं साथ ही साथ जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि 11 टीमों का जो फिक्सचर होता है वो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो 11 टीमों का आपको फिक्सचर बनाना सीखना ही सीखना है, 11 का, 13 का और 15 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लेंगे इफ़ द नंबर ऑफ़ टीम 11। अगर हम नंबर ऑफ़ टीम 11 लेते हैं तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मैचेस 11 ब्रैकेट में 11-1 अपॉन में 2। 11-1
10 हो जाएगा। 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 2, तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे यानी कि 55 मैचेस। तो कुल कितने मैच होंगे? 55। ये तो बात की थी जब हमने इफ़ द नंबर ऑफ टीम इज़ 11, ठीक है, तब था। बट अगर हम टीमों की संख्या 9 लेते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। टोटल टीम्स इज इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ मैचेस 9 माइनस 1, सॉरी 9 ब्रैकेट 9 माइनस 1 अपॉन में 2, 9 माइनस 1 यानी कि 8, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे इसको तो 36 यानी कि 36 मैचेस। तो कुल कितने मैच कर रहने होंगे हमें? 36 मैच। तो अब हम इसका फिक्सचर तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका फिक्सचर तैयार करना है। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, नीचे आपको एक फिक्सचर तैयार दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखेंगे कि हमने कुल कितनी टीम ली थी? 9 टीम। तो हमें 9 सेक्शंस बनाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9। तो हमारे जो राउंड्स होंगे वो होंगे कुल 8, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लेंगे पहली जो टीम है यानी कि 1 और 2 टीम खेल लेंगी, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8। इस प्रकार से यानी कि आपको पहले 1 1 काउंटिंग कर लेनी है उसके पूरी एक एक लाइन, फिर 2। तो 2 एक के साथ 2 खेल सकती है, मतलब टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 आपस में खेल सकते हैं। इसी प्रकार से टीम नंबर 1 और टीम नंबर 3 खेलेंगे, फिर टीम नंबर 1 और टीम नंबर 4। ये हो जाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कुल 8 राउंड होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी राउंड्स होंगे, जैसे राउंड नंबर 1 है तो आपको केवल 1 1 लिखना है। और कुल कितने मैच तो टीम्स थी हमारी? 9, यानी कि आपको केवल एक तो आप करेंगे, एक का जो मैच होगा वो एक के साथ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 के साथ ही होगा। तो आपको ये देखना है कि एक का जो मैच है वो किस किस के साथ होगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखते हुए ही इसको सॉल्व करना है। जब आपको ये चीज़ पता होगी तभी आप कर पाएंगे। तो आपको क्या देखना है कि जो एक का मैच है, ठीक है, एक का मैच अगर एक के साथ करवाएंगे तो हो पाएगा, यानी कि टीम नंबर 1 टीम नंबर 1 के साथ कैसे खेल सकती है? टीम नंबर 1 तो एक ही है, तो वो तो कुछ किसी और के साथ खेलेगी, ठीक है। तो टीम नंबर 1 का जो मैच है वो 2 के साथ होगा, ठीक है। टीम नंबर 1 का मैच 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, 6 के साथ भी हो जाएगा, और 7 8 और 9 के साथ भी, लेकिन एक के साथ नहीं होगा। सेम इसी प्रकार का जो रूल है वो सेकंड के साथ भी चलेगा, यानी कि टीम नंबर सेकंड, टीम नंबर जो 2 होगा उसका जो मैच होगा वो 2 के साथ तो नहीं होगा, ठीक है। किसके साथ होगा? 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है, 7 के साथ, 8 और 9 के साथ। तो इनके साथ टीम नंबर जो 2 है उसका मैच हो सकता है, तो हमने उनको लिख लिया। उसके बाद 3 की बात करते हैं। जो टीम नंबर 3 है उसका मैच किसके साथ हो पाएगा? 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ, हमने वो भी लिख लिया। उसके बाद बात करेंगे 4 का। 4 के साथ तो नहीं हो पाएगा, तो 4 का हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से 4 का 5 के साथ हो पाएगा, 4 का 5 के साथ हो पाएगा, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ और 4 का लास्ट 9 के साथ। इसी प्रकार से 5 का होगा, 5 का 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। 6 का सेम इसी प्रकार, मतलब जो भी आप नंबर लोगे ना उसका उसके साथ नहीं होगा, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं ना उनके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 6 का 7 8 और 9 के साथ। इसी प्रकार से 7 का जो होगा वो 8 के साथ होगा, 9 के साथ, और जो लास्ट में बचेगी टीम यानी कि टीम नंबर 8 उसका मैच केवल 9 के साथ होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स है वो क्या है? 9। तो लास्ट जो हमारा टूर्नामेंट होगा यानी किसके बीच होगा? 8 और 9 के बीच। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जितनी भी टीमें दिख रही हैं आपको, लीग टूर्नामेंट की मैंने एक विशेषता बताई थी, इसमें सभी टीमों को पूरा मौका मिलता है खेलने का, और सभी टीमें एक बार
अवश्य एक दूसरे के साथ खेलती हैं। आप देख सकते हैं कि सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, उनको पूरा मौका मिल रहा है। एक के साथ दो, दो के एक के साथ तीन, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, चार के साथ पाँच, पाँच के साथ छः। तो देख सकते हैं आप कि हर एक टीम को हर एक टीम के साथ खेलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा स्टेयर केस भी हो गया। आपको स्टेयर केस में बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। आपको नंबर ऑफ़ टीम्स याद रखना है। नंबर ऑफ़ टीम मान लीजिए अगर 10 होता तो यहाँ के लास्ट जो होता वो होता 110, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हमारी टोटल नंबर ऑफ़ टीम था 9, इसलिए हमने लास्ट में लिया। जो हमारी संख्या थी वो केवल 9 तक होगी, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि जो भी टीम आप मैच कराओगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ना हो। जैसे मैंने बोला था आपको 1 और 1 नहीं हो पाएगा, 2 और 2 नहीं हो पाएगा, 3 और 3 नहीं हो पाएगा, 4 और 4 नहीं हो पाएगा, 5 और 5 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनको बस आपको ध्यान में रखना है कि एक कोई भी टीम अपनी टीम, मतलब 1 और 1 तो एक ही टीम हो गई है, वो अपने आप से कैसे बार बार खेल लेगी, नहीं ना। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टेयर केस की तरह आपको अपना फिक्सचर जो है वो ड्रॉ करना है। साथ में आपको राउंड्स भी लिखने हैं और दो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, दो नहीं सॉरी एक, टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स तो आप मेंशन ही करेंगे। सेकंड, नंबर ऑफ़ मैचेस के लिए जो आप फॉर्मूला पुट करेंगे आपको करना है, क्योंकि 1 मार्क्स जो होता है वो हमारे फॉर्मूले का होता है, इसलिए। तो आपको फिक्सचर भी आपके कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैंने तीनों फिक्सचर आपको करवा दिए हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए।